हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरी फिजिक्स की क्लास में। और आज हम चर्चा करेंगे आप लोगों से प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। तो चलते हैं, देखते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। ठीक है, तो हेडिंग डाल देते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जिसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, सबसे पहले हम इसे समझते हैं। ठीक है, तो जनरली जैसे आप कई सारे एग्जांपल देखते हैं कि जब आप कोई बर्तन लेते हैं और उसमें पेंसिल डाल देते हैं, कोई चीज डाल देते हैं, जैसे कि अपने हाथ में कोई छड़ी डाल दीजिए, तो वो पानी के अंदर जब जाती है तो वो थोड़ा टेढ़ी दिखाई देती है ना। तो वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो अगर हम इसे डिफाइन करना चाहें तो जब प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम से चलकर, किसी एक पारदर्शी माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाए, ठीक है, मतलब जब प्रकाश की कोई किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है, पारदर्शी माध्यम से, क्योंकि अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम तभी जाएगी जब माध्यम ट्रांसपेरेंट होगा। ठीक है, तो दूसरे माध्यम में प्रवेश करने के पश्चात उसका जो वेग होता है और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो बदल जाती है, और इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए ऐसे ये है, ये आपका मीडियम 1 है, मीडियम है 1, ये आपका मीडियम है 2। ठीक है, तो ये अगर मान लेते हैं यहां से कोई एक किरण यहां आती है, ये वाला माध्यम मान लेते हैं ये मिरर है, ये आपका सघन माध्यम है, रियर एंड डेंसर, ओके, सघन है। तो जब यहां से ये टकराती है तो क्या होता है कि टकराने के बाद ये जब दूसरे माध्यम में जाती है, चूंकि ये सघन माध्यम है, तो क्या होता है कि ये अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। अगर इधर आ रही है थोड़ा इधर झुक जाएगी। ये आप मान लीजिए यहां से नॉर्मल है आपका, ठीक है, ये आपको नॉर्मल है। तो यहां से जब टकराती है तो टकराने के बाद ये अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। अगर एक कोण आई मान लें, एक कोण आर मान लेते हैं, देख रहे हैं ना कि ए बी एक रे है, जो भी आ रही थी इधर, तो इसे जाना चाहिए था कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है, लेकिन ये इधर की ओर मुड़ गई। मतलब जब प्रकाश किसी एक पारदर्शी माध्यम से चलकर किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो दूसरे माध्यम में प्रवेश करने के पश्चात उसकी जो दिशा होती है और उसका जो वेग होता है वो बदल जाता है। अब दिशा और वेग कैसे बदल जाता है मैं अभी आगे आपको बताता हूँ, ठीक है, कि वेग कैसे बदलता है और दिशा कैसे बदलती है। अभी एक पूरा एक फॉर्मूला आपके सामने आ जाएगा जिससे आप जान जाएंगे कि हाँ वेग इसीलिए बदलता है। ठीक है, तो दूसरे हिसाब से भी आप परिभाषित कर सकते हैं कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। ये जनरली लोग कहते हैं कि दूसरे माध्यम में जब पहुंचता है तो अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाता है, और इस घटना को हम अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये आपका मीडियम 1 है, ये आपका मीडियम 2 है। आप देख रहे हैं कि ये जो अभिलंब है यहां से आई कोण बनाती हुई रेखा यहां से अपवर्तित हुई और बीसी डायरेक्शन में चली गई। ठीक है, जबकि जाना इसी डायरेक्शन में चाहिए, तो यही घटना आपकी अपवर्तन है। तो चलते हैं कि अपवर्तन के नियम क्या होते हैं। ठीक है, अपवर्तन के नियम क्या है, अपवर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो जैसे आप परावर्तन में कहते थे, ठीक वही तरीके का ये नियम इसमें भी पहला होता है कि ये जो आपतित किरण है, ठीक है, जिसे आप इंसिडेंटल रे बोलते हैं, इंसिडेंटल रे, ठीक है, और ये क्या है, अपवर्तित किरण, जिसे आप रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। तो वही क्या हुआ, तो पहला नियम क्या होता है कि आपतित किरण
अपवर्तित किरण तथा ये आपका आपतन बिंदु है, इंसिडेंटल पॉइंट। ठीक है, ये आपका आपतन बिंदु है। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा ये आपतन बिंदु पर ये खींचा गया विलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। कौन कौन? कि इंसिडेंटल रे, इंसिडेंटल रे और उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट, एट द इंसिडेंटल पॉइंट लिख सकते हैं। ये तीनों क्या होते हैं? सेम प्लेन में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम। दूसरा नियम जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी है, उसे आपको जानना चाहिए। दूसरा नियम है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है? कि आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण क्या है? आई। अपवर्तन कोण आ है। तो आपतन कोण की ज्या किसी निश्चित तरंगदैर्घ्य के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या परस्पर अनुकर्मानुपाती होती है। मतलब उनका जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। मतलब आपतन कोण की ज्या, ज्या मतलब साइन, मतलब बड़ा लिखता हूं, साइन आई। ठीक है, उसके बाद अपवर्तन कोण की ज्या, साइन आर। ये दोनों क्या होते हैं? परस्पर अनुकर्मानुपाती होते हैं। मतलब क्या होता है कि इनका जो रेशियो होता है कि साइन आई बाई साइन आर, ये कांस्टेंट होता है। और इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं? नोट द पॉइंट, अपवर्तनांक, इसे हम यन से व्यक्त करते हैं। ठीक है, इस साइन आई बाई साइन आर मतलब कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या परस्पर समानुपाती या अनुकर्मानुपाती होती है। या आप कह सकते हैं उनका रेशियो एक कांस्टेंट होता है और उस कांस्टेंट को हम एन नाम देते हैं, जिसे आप अपवर्तनांक कहते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ओके, यन। यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि क्या यहाँ यन लिखा जाएगा? नहीं, ऐसी बात नहीं। देखिए, यन दरअसल हम लिखते कैसे हैं? जैसे ये पहला माध्यम था, ये दूसरा माध्यम था। मतलब जो किरण है वो पहले माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में आ रही है। जैसे अगर लिख दिया जाए E N G, तो इसका मतलब ये है कि जो किरण है वो A से चल रही है और G में जा रही है। A मतलब एयर, G मतलब ग्लास। मतलब हम इसे लिखेंगे कि वायु से चलकर जा रही है और ग्लास में पहुंच रही है। मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, तो यहाँ लिख देंगे 1n2। ठीक, क्या लिखेंगे? 1n2, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम, मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। ठीक है, अब इस चीज को आप 1n2 को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, n2 बटा n1। ठीक है, n2 बटा n1 मतलब साइन आई बाई साइन आर बराबर n2 बटा n1। ये आपका एक फॉर्मूला होगा, साइन आई बाई साइन आर बराबर n2 बटा n1। एक तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप और परिभाषित कर सकते हैं। वो क्या है? वो तरीका क्या होता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है, जो रेशियो होता है, उसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। मतलब n बराबर c बाई v। ये भी, इसे भी आप याद रखिएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का जो रेशियो होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है, अपवर्तनांक के बराबर होता है। तब अगर ये जो हमने अभी ये बताया कि n बराबर c बाई v होता है, तो अगर इसे हम लिखें
पहले मीडियम के लिए तो n1 बराबर c बाई v1 हो जाएगा, क्योंकि c की वैल्यू तो बदलेगी नहीं, तो v1 हो गया। अगर दूसरे के लिए लिखें तो n2 बराबर c बाई v2 हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर होना चाहिए। n बराबर c बाई v था, मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल का जो रेशियो होता है वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक के बराबर होता है। तो हमने इसे पहले माध्यम के लिए लिखना चाहा मीडियम 1 के लिए, तो n1 बराबर c अपन v1 हो गया, क्योंकि c की वैल्यू नहीं बदलेगी। n2 बराबर c बाई v2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें भी c की वैल्यू नहीं, c की वैल्यू बदलेगी नहीं। दोनों की वैल्यू उठा कर रख दीजिए यहाँ पर इस वाले इक्वेशन में, क्वेश्चन फर्स्ट मान लेते हैं इसको, और हम क्या करते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो उठाकर इसमें रखते हैं। क्या मिलता है, साइन आई बाई साइन आर बराबर n2 है तो हो जाएगा c बाई v2, n1 है तो हो जाएगा c बाई v1। इसको ऊपर कर दीजिए, साइन आई बाई साइन आर बराबर हो गया c बाई v2 क्रॉस v1 बाई c, मतलब कटकर आ गया v1 बाई v2, ये आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि साइन आई बाई साइन आर बराबर n2 बाई n1 बराबर v1 बाई v2, क्योंकि इसी की वैल्यू तो आपने यहां रखी थी। ये आपका एक नया इक्वेशन बन गया। ठीक है, इसे भी नोट कर लेते हैं। तो इस इक्वेशन के बाद इतना हमें मिला, इसको हमने सॉल्व किया तो इतना मिला। अब उसके बाद आप एक इक्वेशन और जानते हैं। क्या जानते हैं कि v बराबर होता है n लेमडा, जहां आप इसे n की जगह पर न्यू लिख दीजिए कि v बराबर होता है न्यू लेमडा, जहां v क्या है आपका, v आपका वेलोसिटी है, न्यू आपकी फ्रीक्वेंसी है, लेमडा आपकी वेवलेंथ है। ठीक है, यहां से आपको कुछ पता चलता है कि v जो होता है वो लेमडा के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब v जैसे जैसे बढ़े या बदले, जैसे जैसे इसमें चेंज आएगा इससे लेमडा में भी चेंज आएगा। आप देखिए v1 बटा v2 है, इसका मतलब आप क्या लिख सकते हैं कि साइन आई बाई साइन आर बराबर n2 बाई n1 बराबर v1 बाई v2 बराबर लेमडा 1 बाई लेमडा 2। ठीक है, ये आपको मिला। मतलब अभी जब मैं डेफिनेशन बता रहा था अपवर्तन की, तो मैंने कहा था कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से चलकर दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है, तो दूसरे माध्यम में पहुंचने के बाद उसका वेग और उसकी दिशा बदल जाती है। ठीक, अब आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए। इसमें लिखा है n2 बाई n1 बराबर v1 बाई v2, मतलब ये जो है इसकी इम्प्रपोर्शनल है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती। और ये देखिए इसकी, ये भी इसकी व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब ये हुआ कि जो अपवर्तनांक है वो वेग के व्युत्क्रमानुपाती है और उसके साथ साथ तरंग दैर्ध्य के भी व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसकी जो तरंग दैर्ध्य होगी वो कम होगी। ठीक है, फिर से कि जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसकी तरंग दैर्ध्य कम होगी। मतलब कि जैसे इस मीडियम में मान लीजिए अपवर्तनांक ज्यादा है इस मीडियम में, तो इस मीडियम में आने पर जो रे है उसकी जो वेवलेंथ होगी वो कम होगी। ठीक है, और अगर जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है मतलब अपवर्तनांक वो कम है, तो लेमडा 1 बाई लेमडा 2, जिसे आप क्या कहते हैं लेमडा, मतलब कि तरंग दैर्ध्य वो क्या होगी, अधिक होगी। मतलब जब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का मान अधिक तो लेमडा 1 कम, मतलब लेमडा कम, और अगर ये कम तो तरंग दैर्ध्य का मान ज्यादा। जैसे कि आप क्या जानते हैं कि लाल रंग का जो वेवलेंथ होती है लाल रंग की वो सबसे ज्यादा होती है, तो इसका मतलब उसका अपवर्तनांक क्या होगा, उसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा। क्यों, क्योंकि इसमें और इसमें व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन है, इम्प्रपोर्शनलिटी का क्या है, रिलेशन है। तो लाल रंग के लिए अगर मैं बात करूं तो लाल रंग का जो अपवर्तनांक होगा वो न्यूनतम होगा, मिनिमम होगा इस रिलेशन से।
वही हिसाब v1/v2 के साथ भी होगा। वेग कि जिसके लिए अपवर्तनांक का मान ज्यादा वेग कम, और अगर अपवर्तनांक कम तो वेग ज्यादा होगा। आप इसे एक जनरल एग्जांपल समझिए। जैसे कि अगर कह दिया जाए कि आप एक कीप ले लीजिए, कीप जिससे आप पानी भर, आप जैसे कि चिराग में तेल डालते हैं ना कीप, वो वही ले लीजिए, उससे भी संगत कीप हो। तो उससे हम आपसे कहें कि पहले उसमें पानी डाल दीजिए, तो आप पानी डाल देंगे तो वो जल्दी से बाहर आ जाएगा उसके होल से। लेकिन अगर क्या करें कि हम उससे शहद जो हो उसे डालें तो धीरे धीरे बाहर आता है। बात क्या है, उसकी सघनता, जिसे आप विस्कोसिटी कहते हैं, वो शहद की ज्यादा होती है और पानी की उतना नहीं होती, इसलिए उसे चलने में, शहद को चलने में ज्यादा टाइम लग जाता है। ठीक कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ भी होता है कि अपवर्तनांक का एक मतलब आप सघनता ही समझिए, सघनता। तो जैसे ये डेंसर मीडियम है और ये रियर मीडियम है, तो जब रियर मीडियम से डेंसर मीडियम में मान लीजिए आ रही है, तो मतलब उसमें आने में आपको ज्यादा फोर्स लगेगा। जैसे कि एक भीड़ भाड़ वाला इलाका हो और एक कहीं यहाँ कहीं वहां छुट्टू लोग हो, तो जैसे आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में चलेंगे तो आपको थोड़ा सा कठिनाई होगी उस इलाके की तुलना में, जबकि जहां खाली आदमी थे, मतलब बहुत कम आदमी थे, एक दो, जबकि उसमें आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, कठिनाई होगी। ठीक वही कंडीशन है कि जब आप यहाँ 80 की स्पीड में जा रहे होंगे तो भीड़ वाले स्थान में आप उतनी तेज बाइक नहीं चला सकते। तो कुछ वैसा ही है कि जब अपवर्तनांक बढ़ रहा है तो अपवर्तनांक बढ़ने के साथ वेग उसका कम हो जाएगा, और इसी के साथ साथ λ1/λ2, जिसे आप कह सकते हैं जनरली तरंग दैर्घ्य, उसकी कम हो जाएगी। तो जिसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा उसके लिए अपवर्तनांक का मान कम, और जिसकी तरंग दैर्घ्य कम उसके लिए अपवर्तनांक का मान ज्यादा। तो आप जानते हैं बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, जानते हैं ना, बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। तो बैंगनी रंग की अगर तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। बैंगनी रंग अधिकतम, मैक्स, ठीक, इसके लिए जो अपवर्तनांक का मान होगा उसके। अभी मैंने कहा कि when a light ray enters from one transparent medium to another transparent medium, then after entering in the another transparent medium, its direction velocity become change। तो मैंने केवल अभी आपको बताया कि उसका वेग कैसे बदलता है। वो निर्भर करता है कि माध्यम सघन है या विरल है। अगर उसका अपवर्तनांक कम है मतलब कि वो विरल माध्यम है, तो उस सिचुएशन में उसकी v1 बढ़ेगी, और अगर λ1/λ2 फिर उसी के साथ λ1/λ2 का मान भी वेरी करेगा, मतलब अगर ये कम तो ये ज्यादा। और लेकिन मैंने अभी आपको डायरेक्शन के बारे में नहीं बताया कि डायरेक्शन किस तरीके से चेंज होती है, तो अब आगे उसी के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हम सकते हैं, और एक अगला आप कह सकते हैं उसी अपवर्तन के नियम में ही समझते हैं कि जो अपवर्तित किरण होती है उसकी आवृत्ति अपवर्तन के दौरान, अपवर्तन के पश्चात बदलती नहीं है, लेकिन उसका वेग बदल जाता है, और वेग बदलने का नियम अभी हमने आपको बताया। तो अपवर्तन में एक घटना क्या होती है कि आवृत्ति नहीं बदलती है अपवर्तन के पश्चात, ठीक है, उसका वेग बदल जाता है, ठीक है। और तरंगदैर्घ्य भी हमने देखी कि तरंगदैर्घ्य भी उसी वेग के अनुसार वेरी करती है। अपवर्तनांक जैसे जैसे घटेगा बढ़ेगा उसी हिसाब से आपकी तरंगदैर्घ्य वेरी करेगी। मतलब अपवर्तित होने वाली जो किरण होती है, रिफ्लेक्टेड रे होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है, जब आप सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ते थे उसमें क्या कहते थे कि पर सेकंड कंपनों की संख्या, तो रे तो उतना ही आ रही है ना, मतलब उसका यही मतलब है कि फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी, उसका वेग बदल जाएगा, और वो वेरी करता है अपवर्तनांक के हिसाब से। तो वेग कैसे बदल जाता है, क्यों बदलता है, और किस डायरेक्शन, तो वेग कैसे बदल जाता है ये मैंने भी बताया था आपको। अब हम बताते हैं कि डायरेक्शन किस हिसाब से बदलती है। तो आप एक चीज कहते हैं कि जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में आ रहा हो, when light enters from denser to real medium, सबसे पहले हम इसका एक फिगर बना देते हैं।
जब प्रकाश पहली सिचुएशन है कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रहा हो। तो मान लेते हैं ये आपका कोई सघन मीडियम है, मीडियम 1, ठीक है, ये आपको कोई मीडियम है। और ये दूसरा आपका मीडियम 2 है। ये आपका सघन माध्यम है, ये आपका विरल माध्यम है, ठीक है। ये भी एक रे जो कि अपवर्तन के पश्चात बीसी डायरेक्शन में मुड़ जाती है। हम ये हमेशा से कहते हैं कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। कैसे? अगर हम इसे कहें कि कैसे हट जाता है, कोई कहेगा नहीं इधर ले चलता है, तो हम उसे प्रूफ करके दिखाएंगे कि नहीं, अगर वो इधर जा रहा है तो फिर इसका मतलब वो विरल से सघन में आ रहा है। चलिए देखते हैं कि पहले अगर सघन से विरल माध्यम में प्रकाश जा रहा है तो अभिलंब से दूर हट कैसे जाता है। चलिए ये देखते हैं। हम मान लेते हैं इस मीडियम का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, अपवर्तनांक है, वो n1 है और इसका n2 है। मतलब कि लेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम क्या होता है, क्या मान लिया हमने n1 वो हमने मान लिया n2, ठीक है। आप एक नियम जानते हैं, क्या नियम जानते हैं, स्नेल का। हाँ, कि जो सेकंड लॉ था क्या, कि अपवर्तन कोण और ये आपतन कोण, तो आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होते हैं। दूसरा नियम है अपवर्तन का कि आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या की अनुक्रमानुपाती होती है। यही आपका स्नेल का नियम भी है, ठीक है। किसी एक निश्चित तरंग दैर्घ्य के लिए आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या की अनुक्रमानुपाती होती है, जिसे आप स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो आप इस नियम को कुछ इस तरीके से भी लिखते थे, साइन आई बाई साइन आर बराबर कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट का वैल्यू किसके बराबर होती थी, अपवर्तनांक की। और अपवर्तनांक क्या है, n1 से n2 में जा रहा है, मतलब 1n2। और मैंने इसे बताया था कि 1n2 को आप एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, वो है साइन आई बाई साइन आर बराबर n2 बाई n1, ठीक है। कुछ इस तरीके से लिख देते हैं। अब चलिए देखते हैं n1, ये आपका n1 है, ये आपका n2 है। तो अगर हम n2 अपान n1 का रेशियो निकालें, n2 अपान n1 का रेशियो निकालें, तो चूंकि आप देख रहे हैं कि ये माध्यम विरल है और ये माध्यम सघन है, मतलब जो माध्यम सघन होगा उसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा। अभी हमने यही बारे पीछे चर्चा की कि जिसमें जितनी सघनता है उसका अपवर्तनांक उतना ही ज्यादा है। तो चूंकि हमने माना है कि ये सघन है और ये विरल है, तो इसका मतलब इसकी सघनता ज्यादा तो इसका अपवर्तनांक ज्यादा, और इसकी सघनता कम तो इसका मतलब इसका अपवर्तनांक कम। इसका मतलब n2 जो है उसकी वैल्यू कम है और n1 की वैल्यू ज्यादा है, मतलब कि n1 की वैल्यू ज्यादा है n2 की वैल्यू से, n1 की वैल्यू n2 की वैल्यू से ज्यादा है। कि n2 बाई n1, तो हमने देखा फिगर से कि n1 की वैल्यू n2 से ज्यादा है, क्योंकि इसकी सघनता ज्यादा, इसकी सघनता कम। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब n2 की वैल्यू ज्यादा कम है और n1 की वैल्यू ज्यादा है, तो इसका मतलब इसका रेशियो जो होगा वो 1 से कम होगा। ऐसे ये भी देखिए, जैसे 3/4 है, सॉरी, हाँ ठीक है, कि मान लीजिए n2 जो है वो आपका है 3 और n1 ज्यादा है, तो ये है 4, 3/4। ये वैल्यू आप निकालिएगा तो ये 1 से कितना आएगा, ज्यादा है कम, कम है, ठीक है। जो वैल्यू आएगी 1 से कम होगी, नहीं आया, इसकी वैल्यू आप निकालिए जो,
तो वो क्या होगा कि 1 से जो होगा वो लेस होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू जैसे मान लीजिए कितना आएगा 0.6 इतना आएगा, तो ये इससे कम है, 1 से कम है। तो ठीक वैसे 1/2 कर दीजिए, 0.5 ये भी 1 से कम। इसका मतलब n2/n1, जब n2 की वैल्यू कम होगी और n1 की वैल्यू ज्यादा होगी तो उसका रेशियो भी 1 से कम है। ठीक है, तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं कि n2/n1 इज लेस देन 1। सही है, तो चलिए लिख देते हैं कि sin i/sin r बराबर n2/n1 इज लेस देन 1। ठीक है, इसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी। इसका मतलब आप लिखिए कि sin i/sin r लेस देन 1, ये इसके बराबर और ये 1 से कम, इसका मतलब ये भी 1 से कम। इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए कि sin i लेस देन sin r हो गया, इधर कर दिया तो ये क्या आ गया, जी हटा दीजिए, साइन हटा दीजिए, ये कुछ आ गया। इसको समझने की जरूरत है कि ये जो आपका एक फॉर्मूले की तरीके से आया, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब हमने देखा कि जब हमने ड्राइव किया कि व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, जब प्रकाश जो होती है वो सघन से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है, तब उसका जो आपतन कोण है, इंसिडेंटल एंगल, और ये जो होता है अपवर्तन कोण आर, अपवर्तन कोण आर, रिफ्लेक्टेड एंगल, वो क्या होता है, मतलब आपतन कोण अपवर्तन कोण से कम होता है। यही ठीक है, आपतन कोण अपवर्तन कोण से कम है, आप देखिए आई आर से कम। ठीक है, मतलब आर ज्यादा होगा, आई कम होगी जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाएगा, और जब आई की वैल्यू जो होगी वो कम होगी और आर की वैल्यू ज्यादा होगी तो फिगर यही तो बनेगा। वैसे इसे जाना यहां से चाहिए था, लेकिन अपवर्तन के पश्चात हमने देखा कि जब ये सघन से विरल माध्यम में गया तो अविलंब से दूर हट गया। हमने देखा कि वो अविलंब से दूर हट गया, तो यही क्वेश्चन उठा कि क्यों, तो हमने देखा ये एक डिराइव किया तो हमें पता चला कि अपवर्तन कोण जो आया वो आपतन कोण से अधिक आया। कब, जब सघन से विरल माध्यम में गए, तो इसीलिए आई की वैल्यू कम हुई और आर की वैल्यू ज्यादा हुई। तो जब आर की वैल्यू ज्यादा हुई तो ये इधर से फैल गया और ये विलंब से दूर गया। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रकाश जाता है तो अविलंब से दूर हट जाता है, और वो हमने देखा कि आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से कम आया, इसका मतलब अविलंब से दूर हट गई। ठीक है, तो इसके बाद हम अगले टॉपिक पर आएंगे कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा हो तो आप कहते हैं कि वो विलंब के बाद जाती है। बस ये जो आपका साइन है इसका मुंह इधर हो जाएगा, मतलब ग्रेटर हो जाएगा। जो आपका आपतन कोण है वो अपवर्तन कोण से ज्यादा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो भी मैं चलता हूँ आपको बताता। तो हम अगले पर चलते हैं कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है, हम एक फिगर बना देते हैं कि ये एक रेखा थी, इसे जाना इधर से चाहिए था, ये इधर से होकर जाती है जब ये मीडियम सघन होता है। मतलब ये आपका मीडियम 1 है, मीडियम 1 है जो कि विरल माध्यम है, और ये आपका सघन माध्यम है मीडियम 2। हमने मान लिया कि इस विरल माध्यम का अपवर्तनांक n1 है और इस सघन माध्यम का अपवर्तनांक n2 है। इतना हमने मान लिया, ठीक, कि विरल माध्यम का अपवर्तनांक n1 और सघन माध्यम का अपवर्तनांक n2। तो स्नेल के नियम से, स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि sin i by sin r इज प्रोपोर्शनल, इसका जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, और sin i प्रोपोर्शनल होता है sin r की। कांस्टेंट होता है जो कि n के बराबर होता है। ठीक है, n के बराबर होता है, आप इसे फिर से लिखिए कि sin i by sin r कहां से जा रहा है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, पहले मीडियम से दूसरे में जा रहा है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक,
मैंने अभी आपको बताया कि जो 1 है उसके सापेक्ष किसमें जा रहा है, दूसरे में, तो पहले के सापेक्ष दूसरे का, मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का। अगर ये एयर हो और ये ग्लास हो तभी आप देखिए ये विरल रहेगा, ये सघन होगा, ठीक है। तो ये पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तन है, ठीक है। चलिए साइन आई बाई साइन आर, अब मैंने अभी आपको बताया था कि आप इसे एक तरीके से और भी लिख सकते हैं। क्या होता है वो तरीका, N2 बाई N1। समझने का पॉइंट यहां पर आता है, चूंकि N2 की वैल्यू जो है वो N1 से ज्यादा है ना, क्यों? क्योंकि ये आपका विरल माध्यम है, ये आपका सघन माध्यम है। मैंने बताया सघन माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होता है और विरल माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है। इसका मतलब N2 की वैल्यू N1 से ज्यादा होगी। तो उस सिचुएशन में अगर आप देखें कि N2 की वैल्यू अगर N1 से ज्यादा होगी तो N2 अपॉन N1 उसका जो रेशियो निकालेंगे वो कितना आएगा, 1 से बड़ा आएगा। कैसे, अगर N2 की वैल्यू आप 3 मान लें, N1 की वैल्यू 2 मान लें, क्योंकि N2 मान ज्यादा है, क्या ये 1 से ज्यादा नहीं आएगा? इसकी वैल्यू 4 मान लीजिए, इसकी वैल्यू 2 मान लीजिए, 2 हो गया, ज्यादा नहीं है। तो हर सिचुएशन में आप देखेंगे कि ये चूंकि N2 की वैल्यू N1 से बड़ी है, इसका मतलब इसका जो रेशियो है वो 1 से बड़ा है। इसलिए इस वाले इक्वेशन से चलिए क्या होगा कि साइन आई बाई साइन आर बराबर N2 बाई N1 ग्रेटर देन है 1 के, मतलब साइन आई बाई साइन आर ग्रेटर देन है 1 के, या साइन आई ग्रेटर देन है साइन आर के, या आई ग्रेटर है आर के। आ गया? इसका मतलब ये हुआ कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो हमने देखा कि अपवर्तन कोण जो होता है वो आपतन कोण से कम होता है, मतलब आपतन कोण अपवर्तन कोण से अधिक होता है। इंसिडेंटल एंगल इसे लिख दीजिए, ये आपका आई है, ये आपका आर है, ये जो होता है, ठीक है, ये आई है, ये आपका आर है। आपने देखा ये आई है, ये आपका आर है। तो हमने देखा कि जो आई की वैल्यू आई वो आर की वैल्यू से ज्यादा आई, मतलब अगर ये इस तरीके से आ रहा था तो इतने ही एंगल पर नहीं बल्कि आई से कम एंगल पर मुड़ेगा। तो आई से कम एंगल पर मुड़ेगा, इसका मतलब अभिलंब की ओर झुक जाएगा। मतलब जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है, सॉरी विरल से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। चूंकि आई की वैल्यू ज्यादा है, ये ज्यादा है, आर की वैल्यू कम है, इसलिए अभिलंब की ओर झुक गया, जबकि इसे जाना इधर से चाहिए था। लेकिन चूंकि ये कैसे जा रहा है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में, इसीलिए अभिलंब की ओर झुक गया। एक अदर कंडीशन भी बनती है, दूसरी कंडीशन, अगली कंडीशन क्या बनती है कि अगर जो आने वाली किरण है वो इधर से ही जाए, अभिलंब से, नॉर्मल से होकर जाए, तो जब कोई किरण नॉर्मल से होकर जाती है इसका मतलब वो नॉर्मल के साथ कोई कोण नहीं बना रही। जब कोई कोण बना नहीं रही तो किसी भी कोण से अपवर्तित भी नहीं होगी, मतलब वो सीधे चली जाएगी, ठीक है। उसका कोई विचलन नहीं होगा, वो अपने मार्ग से विचलित नहीं होगी, बस केवल क्या होगा, उसकी वेग बदल जाएगा, बस उसका केवल वेग बदल जाएगा बस। लेकिन क्या होगा कि उसकी दिशा नहीं बदलेगी, क्योंकि वो नॉर्मल से होकर जा रहा है। क्योंकि कोई जब एंगल बना ही नहीं रहा तो बड़ा और छोटा होने का कोई सवाल पैदा नहीं हो रहा। तो जब बड़ा और छोटा होने का कोई सवाल नहीं, तो इसका मतलब वो जिस रूट से आई उसी रूट से वापस लौट जाएगी, केवल उसका वेग, केवल उसकी वेलोसिटी बदलेगी, ठीक है। तो हमने एक चीज सीखा, या हमने ये जाना कि अगर अपवर्तन के केस में क्या होता है कि प्रकाश की जो किरण होती है उसका वेग बदल जाता है, उसका तरंगदैर्घ्य भी बदल जाता है, लेकिन उसकी आवृत्ति नहीं बदलती। ये मैंने आपको बताया कि आवृत्ति नहीं बदलेगी, उसका वेग बदलेगा, उसकी तरंगदैर्घ्य बदल जाएगी और उसकी डायरेक्शन भी बदल जाएगी। जो कि डायरेक्शन यही है, आपको देख लीजिए। जो मैंने कहा था कि परिभाषा में हम क्या कहते थे कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो दूसरे माध्यम में पहुंचने पर उसके वेग और दिशा बदल जाती है। तो जाए इस दिशा में रहा था, चलाया इस दिशा में, तो ये दिशा वाला कॉन्सेप्ट, पिछला वाला भी तो ये वाला भी। और वो निर्भर करता है कि प्रकाश सघन से विरल में जा रहा है या विरल से सघन माध्यम में आ रहा है। तो इसमें हमने एक चीज और भी जानी कि जो प्रकाश का अपवर्तनांक होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। कि प्रकाश का जो अपवर्तनांक है वो आपकी तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है, आने वाली जो किरण है उसकी तरंगदैर्घ्य कितनी है। माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस बात पर निर्भर करता है,
कि जो माध्यम का अपवर्तनांक होता है, माध्यम का अपवर्तनांक निर्भर करता है किन बातों पर। आपने देखा कि वो माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, माध्यम की प्रकृति पर, नेचर ऑफ मीडियम। उसके बाद हमने ये भी देखा कि माध्यम की जो और ये जो आने वाली किरण है इसकी तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है, मतलब वेवलेंथ पर, तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। और उसके बाद टेम्परेचर पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर। ठीक है, टेम्परेचर पर डिपेंड होने का मतलब मैं आपको समझा देता हूं कि जैसे श्यानता वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझिए कि जब आप किसी श्यान द्रव को गर्म कर देते हैं तो उसकी जो विस्कोसिटी होती है, वो श्यानता होती है, उसकी सघनता होती है, वो थोड़ा घट जाती है। ठीक है, जब आप किसी श्यान द्रव को गर्म करते हैं, जैसे आप ले लीजिए शहद ले लीजिए, तो शहद को जब आप गर्म करेंगे तो उसकी श्यानता में कमी आ जाती है। ठीक उसी तरीके से मतलब उसकी सघनता में कमी आ जाती है, मतलब अपवर्तनांक भी सघनता से ही रिलेटेड है। तो टेम्परेचर का इफेक्ट इस पर पड़ेगा, क्योंकि उसमें भी कम ज्यादा होने की संभावना है। अगर सघनता है ज्यादा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो कम हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। तो इसका मतलब माध्यम का जो अपवर्तनांक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम, वेवलेंथ एंड टेम्परेचर। इन सारी चीजों पर निर्भर करता है। जिसमें से मैं आपको एक चीज फिर से कंफर्म कर देना चाहता हूं, वो क्या है कि जैसे मैं कह रहा हूं आपसे कि यहां कोई एक रे है, ये मान लीजिए एक सघन मीडियम है, मतलब टेंसर मीडियम है, और ये किरण ऐसे जा रही है। ठीक है, मतलब ये जी है, ये आपका ए है, सॉरी ये आपका ए है। ठीक है, ये सघन माध्यम, ये आपका विरल माध्यम है। तो अब अगर लिखना हो कि ये सघन से विरल माध्यम में जा रही है तो इसको अपवर्तनांक के साथ कैसे लिखते हैं आप, कि सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक GNA, और आप इसे फिर कैसे लिखेंगे, NA/NG। ठीक है, ये NA, ये NG। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। अब अगर मान लीजिए कि इसे कोई जा रहा हो, ये अगर मीडियम ये 1 हो, ये 2, तब इसे कैसे लिखेंगे कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक 1N2 बराबर N2/N1। अच्छा, ये आपका अपवर्तनांक हो गया। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया आपका ये। अब अगर कोई कहे सर, अगर कोई किरण जो है वो निर्वात से होकर आ रही हो, निर्वात से होकर आ रही हो, तब बताइए क्या लिखेंगे। तो अगर मान लीजिए कि कोई रे है जो निर्वात से होकर आ रही है किसी सघन माध्यम में, तो सबसे पहले तो आप जानते हैं कि निर्वात एक विरल माध्यम होगा। किसी सघन माध्यम में आएगी, मान लीजिए जल में आ रही है, वाटर में, तो उस सिचुएशन में आप जानते हैं कि विरल माध्यम से फिर सघन माध्यम में जब आएगी किरण, मान लीजिए ऐसे आ रही है, तो क्या होगा, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो अविलंब की ओर झुक जाएगी, इसे ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन इधर चली जाएगी थोड़ा सा। तो ये ए है, ये बी है, ये सी। ठीक है, कि मान लीजिए इधर निर्वात से किरण आ रही है, कहां पर आ रही है, ये वाटर में, जल में। तो अगर इसका अपवर्तनांक लिखना हो कैसे लिखेंगे, निर्वात के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कैसे लिखेंगे। तो निर्वात के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक होता है, हम उसे क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसे आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप NW की ओर लिखते हैं तभी काम चल जाता है। जैसे मान लीजिए अगर दिया रहता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कि इसका 1 पॉइंट कुछ है, इसका भी 1.67 है, तो उस सिचुएशन में आप W यहां लिखेंगे तो 1.67/1.5 कर देंगे। ठीक है, तो इस टाइप के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कि जो निर्वात के सापेक्ष किसी, हम निर्वात के सापेक्ष जब अपवर्तनांक लिखते हैं तो निर्वात के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होता है उसे हम कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है,
कि निर्वात के सापेक्ष जब हम अपवर्तनांक लिखते हैं तो उसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, तो एक टॉपिक बच रहा है अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है। तो अपवर्तनांक का मात्रक को ये समझ लेते हैं। हमने एक चीज कहा था कि निर्वात के सापेक्ष प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है वो आपका अपवर्तनांक होता है। तो चलिए देखते हैं कि n जो है वो c/v है। c क्या है? एक वेव है। इसकी वैल्यू क्या होगी? इसका मात्रक क्या होगा? सॉरी, मीटर पर सेकेंड। v क्या है? वेव। इसकी डायमेंशन क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। मतलब कट गया। इसका मतलब इसका कोई मात्रक नहीं होगा। ये क्या है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी। मतलब अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। अब ये हमने आपको दिखाया कि n बराबर c/v, ये भी वेग है, ये भी वेग है। इस मात्रक जब आप इसका लिखेंगे तो यूजली कट जाएगा, तो इसका मतलब डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गई, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो इतनी सारी चीजें आज हमने समझी, तो आप कमेंट करके बताइए। थैंक यू वेरी मच।